हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ इस्लाम के उदय जो अध्याय है उस पे आगे चर्चा करते हैं। और अरबों का इतिहास हमने पढ़ लिया था, धर्मयुद्ध के बारे में जानकारी ले ली थी। अब हम पढ़ेंगे कि अरबों की आर्थिक व सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। मतलब अरबों की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, और ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में, धर्म के क्षेत्र में उनकी क्या प्रगति हुई। तो आज के अध्ययन का मुख्य बिंदु होगा, एक तो अरबों का आर्थिक क्षेत्र और दूसरा होगा सांस्कृतिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या आएगा, वहाँ के कृषि, कर प्रणाली, शहरीकरण, व्यापार, ये आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और सांस्कृतिक क्षेत्र में विद्या के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, लेखन व धर्म, सांस्कृतिक क्षेत्र में ही वास्तुकला, इन क्षेत्रों में अरबों ने क्या उपलब्धियां अर्जित की, इसको हम देखते हैं। अब अरबों के इतिहास की पृष्ठभूमि से आगे चलते हैं कि जब इस्लाम का उदय हुआ और मोहम्मद साहब के बाद खलीफाओं के समय में उम्मैद वंश, फिर अब्बासी वंश, इन सब शासनकाल के दौरान अरबों ने मक्का मदीना से निकल करके बड़ा विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया, दूर दूर तक विजय प्राप्त की। तो जो साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया, उस साम्राज्य में जो शासन व्यवस्था थी, वहाँ से आर्थिक जो क्रियाएं थी उनकी शुरुआत होती है। इन्होंने दूर दूर तक अपना साम्राज्य स्थापित किया, जमीनें जीती, और जो भूमि थी वो इनकी आय का सबसे बड़ा साधन था। आय का साधन भूमि। क्यों? क्योंकि इनसे कर प्राप्त होता था। जो जीती गई जमीनें थी वो कुछ विशिष्ट जो मुसलमान परिवार के लोग होते थे, जो बड़े बड़े सामंत होते थे, सेनापति होते थे, उनको दी जाती थी। जीती गई जमीनों पर राज्य का अधिकार होता था, भूमि पर अधिकार किसका होता था? राज्य का। और कुछ भूमियां ऐसे सामंतों को, जो सामंत थे, उनको दी जाती थी। कुछ ऐसी भूमि होती थी जो लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति भी होती थी। ओके, राज्य इस सारी भूमि से कर प्राप्त करता था। राज्य की आय का साधन भूराजस्व आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था। इसको खराज कहा जाता था। राज्य का ये प्रबंध होता था कि किसी भी तरीके से जमीन की उत्पादकता बढ़ाई जाए, और इसके लिए अरबों ने जब साम्राज्य स्थापित कर लिया और स्थिरता आ गई, तो उन्होंने ऐसे नदियों पर बांध बनाए गए, कुएं खोदे गए, नहरें छोटी छोटी बनाई गई, और इससे सिंचाई की व्यवस्था की गई। अरबों ने सिंचाई की व्यवस्था की, और कुओं से और नहरों से पानी ऊपरी क्षेत्र में ले जाने के लिए इन्होंने रहट का प्रयोग किया। पर्शियन व्हील,
इसीलिए इसका नाम है पर्शियन व्हील, जो कि फारस के लोगों द्वारा इसका प्रयोग किया गया। वो शुरू में मिट्टी के मटकों को ये रस्सियों से जोड़ करके कुएं से पानी निकालने की विधि थी। बाद में उसको लोहे के कंटेनर्स बना करके उससे पानी ऊपर निकाला जाता था। तो इस तरह से बांध, कुएं, नहरों के माध्यम से और रहट के माध्यम से पानी को लिफ्ट करना, ये इन्होंने चालू किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि बहुत सी फसलें, जैसे कि कपास है, संतरे हैं, पालक, जो रेतीला क्षेत्र था वहाँ तरबूज आदि, इन फसलों की भी खेती वहाँ होने लगी। और यही नहीं, अरब से उसका निर्यात भी यूरोप तक हुआ। तो कई प्रकार की अनेक नई फसलें अरब में इनकी खेती की जाने लगी और उनका निर्यात भी हुआ। तो खेती का विकास हुआ। तो राज्य ने खेती का विकास किया और उसके बदले खराज प्राप्त किया, जो प्रायः 1/3 से लेकर के 1/2 तक होता था। जो उत्पादन था उसका 1/3 से लेकर के 1/2 तक होता था। लगान की दरें ज़्यादा थी। तो राज्य की आमदनी का साधन भू राजस्व, जिसको खराज कहते थे। दूसरा, राज्य की आमदनी का दूसरा स्रोत था खुम्स। खुम्स क्या है? लूट में प्राप्त माल। जब अरब के लोग आक्रमण करते थे तो ऐसे क्षेत्र जो दुश्मन के क्षेत्र थे उनको लूटा जाता था, और लूट में जो कुल माल प्राप्त होता था उसका एक बड़ा हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था। और यही कारण था कि अरब के जो सैनिक थे वो लूट में प्राप्त माल में चूंकि उनको बड़ा हिस्सा मिलता था, इसलिए वो पूरा जी जान लगा करके युद्ध करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर सफलता मिली तो उन्हें बदले में बहुत सा पारितोषिक मिलने वाला है, उपहार मिलने वाला है। तो जो लूट में प्राप्त माल का 4/5 भाग ये तो सैनिकों में बांट दिया जाता था, और 1/5 भाग मतलब 5वां हिस्सा ये राज्य के कोष में जाता था। तो दूसरा आय का साधन खुम्स था। तीसरा आय का साधन था जजिया। जजिया क्या था? जजिया इस्लामिक साम्राज्य में गैर मुसलमानों पर लगाया गया एक धार्मिक कर था। ये एक धार्मिक कर था जिसको कि गैर मुसलमान देते थे। तो राज्य की आमदनी का एक स्रोत ये भी था। 4 प्रकार के कर थे। जकात, ये भी एक धार्मिक कर था, लेकिन इसको इस्लाम धर्म के लोग देते थे। इस्लाम धर्म के जो अनुयायी होते थे वो ये कर देते थे, और जकात से जो पैसा मिलता था उसको राजा राज्य के कार्य में नहीं खर्च करता था। ये पैसा फ़कीरों की इमदाद में, मस्जिदों के विकास में, इस्लामी शिक्षा के विकास में, अरबी भाषा के विकास में, इन कार्यों पर खर्च होता था। तो जकात से जो पैसा आता था वो इस्लामी धर्म के कार्यों पर खर्च किया जाता था। तो ये 4 मुख्य कर थे जिससे कि राज्य की आमदनी को मजबूत किया जाता था। अब देखिए, खराज के अंदर एक थोड़ी सी बात और समझने की ज़रूरत है। खलीफाओं के समय में इस्लाम धर्म का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्लाम धर्म को माने, इसके लिए उन्होंने थोड़ी ये छूट की कि जो नए जीते गए क्षेत्र थे, जो ऐसे स्थान, जो नए प्रदेश थे, नए प्रदेश के जो किसान होते थे, उन किसानों को इस्लाम धर्म में आने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। और इसके लिए ऐसे किसान जो इस्लाम धर्म अपना लेते थे उनको कुल उपज का 1/10 भाग
कर देना होता था, इसे उस्र कहा जाता था। ध्यान देना, सामान्य व्यक्ति को तो 1/3 से 1/2 तक भूमि पर कर देना पड़ता था, उत्पादन का तीसरा हिस्सा या उत्पादन का आधा भाग देना पड़ता था। लेकिन अगर वो किसान इस्लाम अपना लेता है तो उसको केवल 1/10 भाग ही कर देना होता था। तो इस्लाम धर्म के मानने वाले किसानों से जो कर लिया जाता था वो केवल उपज का 1/10वां भाग था, और इस कर को उस्र कहते थे। इस व्यवस्था से ये हुआ कि बहुत से किसानों ने अपना धर्मांतरण कर लिया, इस्लाम धर्म को मानने लगे। लेकिन इसका ये प्रभाव हुआ कि राज्य की आमदनी कम हो गई। तो जब खलीफाओं ने देखा कि इसकी जो ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था की वजह से राज्य की आमदनी कम हो रही है, तो उन्होंने जो धर्मांतरण था उसकी प्रवृत्ति को कम किया और साथ साथ एक समान कर लागू कर दिया। मतलब जो अभी तक छूट थी वो छूट खत्म कर दी, जिससे कि सभी से एक समान कर लिया जा सके। तो इस प्रकार राज्य की आमदनी होती थी। अब राज्य की आमदनी के तो ये स्रोत हो गए, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि ये सब जानकारी मिलती कहाँ से है, अरबों के बारे में जो जानकारी मिलती है, एक अरबों के समय का अभिलेख है गेनिजा अभिलेख। जो गेनिजा है उससे इससे सारी जानकारी प्राप्त होती है, स्रोत इसका गेनिजा है। ओके, अरबों के समय में जब इस प्रकार की व्यवस्था हुई तो कृषि का विकास हुआ, व्यापार का विकास हुआ। अरब पहले से ही व्यापार कर रहे थे, कृषि का विकास हुआ और व्यापार का भी विकास हुआ। व्यापार अरब के लोग कहाँ से करते थे? भारत, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से। और ये लोग किन चीज़ों का व्यापार करते थे? मसाले का, चीनी मिट्टी के बर्तन का, बारूद का, वस्त्रों का। ये सब चीज़ें चीन और भारत से अरब लाई जाती थी और अरब से फिर वो यूरोप तक भेजी जाती थी। तो अरबों ने जो समुद्र के रास्ते सामान, वो बसरा है, अधान है, इन बंदरगाहों तक पहुंचता था और उससे फिर ऊंटों पर लाद करके वो यूरोप के पास के जो नगर थे अलेप्पो तक, वहाँ तक पहुँचता था। तो मुख्य रूप से चीनी मिट्टी के बर्तन, सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मसाले, ये सब व्यापार की वस्तुएं हुआ करती थी। तो जब व्यापार का विकास हुआ तो इसकी वजह से जो शहरीकरण है इसको बढ़ावा मिला। बहुत से शहर स्थापित हो गए। जो ट्रेड रूट थे, जहाँ से होकर के व्यापारी गुजरते थे, उन स्थानों पर शहरों का विकास हुआ। शुरू में आपने देखा था कि अरब में मक्का और मदीना ये 2 बड़े शहर थे। बाद में ऐसे कुछ शहर स्थापित हो गए जो सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, और कुछ ऐसे शहर थे जो पत्तनीय बंदरगाह थे, जैसे अदन बंदरगाह था, एधाब, ये सब बंदरगाह नगर थे। तो कूफा, बसरा, ये ऐसे शहर थे जो सैनिक शहर थे, जो सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, यहाँ सैनिक छावनियाँ थी। इसी तरह मिस्र में फुस्तात है, काहिरा है, ये सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शहर थे। तो कुछ ऐसे शहर विकसित हुए जो सैनिक छावनियाँ थी, उनको सुरक्षा की दृष्टि से विकसित किया गया, और कुछ ऐसे शहर थे जो व्यापार की दृष्टि से विकसित हुए। तो ऐसे शहरों का विकास हुआ। अब व्यापारी आते थे तो इन शहरों में विनिमय का कार्य, लेन देन का काम बढ़ता था। इसलिए यहाँ पर जो शहरों की व्यवस्था थी, जो शहरी व्यवस्था स्थापित हुई, पूरा शहर में 2 बड़े केंद्र होते थे। शहर के 2 केंद्र होते थे। एक तो शहर में एक बड़ी मस्जिद होती थी, उसे कहते थे मस्जिद अल जामी, जामा मस्जिद। ये एक बड़ी मस्जिद होती थी, दूर से ही वो दिखाई पड़ती थी, उसकी मीनारें, गुंबद दूर से दिखता था। भव्य बनाई जाती थी, बहुत बड़ी बनाई जाती थी, क्योंकि जुमे के दिन, शुक्रवार के दिन सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ते थे। तो मस्जिद अल जामी शहर का केंद्र होती थी, और इसके पास एक ऐसा क्षेत्र होता था
जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था वो केंद्रीय मंडी। मस्जिद के साथ साथ जो मंडी होती थी जहाँ की व्यापारिक क्रियाएं संपन्न की जाती थी, और मंडी में व्यापारियों के आवास, दुकानें, सर्राफ जो पैसों का एक्सचेंज किया करते थे उनको सराफ कहते थे। जो लेन देन के काम करने वाले लोग थे उनके रहने के लिए आवास, खुला स्थान जहाँ की खरीद फरोख्त होती थी, ये सब केंद्रीय मंडी में होती थी। अच्छा, चूँकि व्यापारियों के आवास होते थे, यहाँ लोग रहते थे, सराफों के आवास होते थे, तो इस क्षेत्र में लोगों के आवासों की पंक्तिदार बिल्कुल सुनियोजित तरीके से बस्ती होती थी, और शहर का जो बाहरी क्षेत्र होता था उस बाहरी क्षेत्र में सामान्य लोगों के आवास होते थे। ऐसी वस्तुएं जिनसे कि गंदगी होती थी, जैसे मांस की दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, उनको शहर के बाहरी भाग में रखा गया था। और शहर के जो ये भाग थे, जो केंद्रीय मंडी थी या जो शहर का बाहरी हिस्सा था, हर वर्ग के लिए, जो इस्लाम को मानते थे उनके लिए मस्जिद, जो यहूदी धर्म के लोग थे उनके धार्मिक केंद्र सिनेगॉग, इसकी व्यवस्था होती थी जिससे कि वो अपनी पूजा प्रार्थना कर सके। तो शहर के हर क्षेत्र में इस प्रकार से इबादत के लिए धार्मिक केंद्रों की भी व्यवस्था होती थी। पूरा शहर सुरक्षा की दृष्टि से चहर दीवारी से घिरा होता था, और उनमें बड़े बड़े गेट लगे होते थे, दरवाजे होते थे जो रात में बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि वो रेगिस्तानी क्षेत्र था, तो बहुत से कबीलाई आक्रमण भी बीच बीच में हुआ करते थे। तो उससे सुरक्षा के लिए नगरों को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया था, सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, और सुरक्षा दीवार के बाहर सराय होती थी जहाँ की रात में आने वाले लोग स्थान पा सकें, रह सकें, क्योंकि शाम होते दरवाजे बंद हो जाते थे शहर के। तो अगर कोई बाहरी यात्री आता था तो बाहरी यात्री के रुकने की, बाहरी यात्री के खाने पीने की व्यवस्था, वहाँ सराय के पास कुआं होता था, पेयजल की व्यवस्था होती थी। उसके साथ जो काफिले होते थे तो काफिलों में प्रायः ऊंट से लोग सफ़र करते थे, तो ऊँटों के लिए रहने की, चारे की, इसकी सबकी व्यवस्था भी सराय में होती थी। तो सराय शहर के बाहर होती थी जिससे कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पर रात में रह सके। तो ये व्यवस्था होती थी। अब जैसे जैसे शहरों का विकास होता गया, शहर बड़े होते गए और व्यापारिक गतिविधियाँ उनमें तेज़ी से होने लगी। ओके, तो जब शहर बढ़े, व्यापार बढ़ा, तो आदान प्रदान, वस्तु विनिमय से काम नहीं चलने वाला था। ऐसी स्थिति में मुद्राएं विनिमय के लिए, मुद्रा, अब मुद्रा में सोने के सिक्के जिनको दीनार कहा जाता था, सोने के सिक्कों का प्रचलन था। खलीफाओं के समय में आपने देखा था कि उम्मैद वंश के समय में ऐसे सिक्के ढाले गए जो अरबी सिक्के थे। सही तरीके से उनमें कुरान की आयतें लिखाई गई, चित्र हटाए गए, तो दिनार का चलन था। और जो सोना था जिसके सिक्के बनाए जाते थे, ये कहाँ से आता था? सोना आता था अफ्रीका में सूडान से। अफ्रीका में सूडान से सोना इनको मिलता था। इसी प्रकार चांदी के सिक्के भी थे। चांदी कहाँ से आती थी? जरफसन घाटी, जरफसन घाटी क्षेत्र से इनको चांदी मिलती थी। तांबे के सिक्के भी थे। तांबे के सिक्के को फुलूस कहते थे। जो छोटे लेन देन होते थे वो तांबे के सिक्कों में किए जाते थे। और इस प्रकार व्यापार का विकास हुआ। सराफ सिक्कों को बदलने का काम करते थे। तांबे के सिक्के से चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के से सोने के सिक्के, इस प्रकार ये बदलने का काम, एक्सचेंज का काम सराफ करते थे। जो व्यापारी होते थे, चूंकि वो लंबी यात्रा करते थे, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से लेकर के यूरोप तक व्यापार होता था। रास्ते में कई प्रकार की परेशानियां होती थी,
लूटपाट ना हो जाए इसका भी भय रहता था। इसलिए जब व्यापार का विकास हुआ तो व्यापारिक लेन देन के लिए साख पत्र और हुंडी इसका प्रचलन हो गया। शक या साख पत्र, जैसे आज चेक होता है, हम चेक देते हैं और उसके बदले हमें करेंसी मिल जाती है, तो इसी प्रकार व्यापारियों ने साख पत्र का विकास कर लिया और हुंडी का विकास कर लिया। बड़े व्यापारियों के कार्यालय बड़े शहरों में होते थे और वहाँ पर हुंडी के माध्यम से या साख पत्र के माध्यम से भुगतान हो जाता था। तो इसका लाभ ये हुआ कि व्यापारियों को सिक्कों को लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं रह गई। एक तो सिक्के भारी होते थे, चूंकि धातु के होते थे, आज की तरह से पत्र मुद्रा थी नहीं, करेंसी ऐसी थी जो धातु की थी, तो भारी भी होती थी, साथ साथ उनमें लूटने का भी डर रहता था। तो वो व्यवस्था खत्म हो गई। व्यापारी लोग लेन देन भी करते थे, जैसे आज लेन देन होता है, लोग ब्याज पर पैसा लेते हैं और देते हैं। लेकिन अरब के समाज में, चूंकि इस्लाम धर्म में ब्याज का जो लेन देन है वो वर्जित था, वो ब्याज को मनाही थी, ब्याज का लेन देन नहीं कर सकते थे, ब्याज पर पैसे का। लेकिन कुछ उस समय की जो पुस्तकें हैं उनमें ऐसा वर्णन मिलता है कि व्यापारियों के बीच लेन देन ब्याज पर होता था और वो बड़ी होशियारी से उसको करते थे। देते थे चांदी के सिक्कों में और लेते थे सोने के सिक्के में, तो उसका मूल्य बढ़ जाता था। तो इस प्रकार जो व्यापार था उसमें लेन देन का काम होता था और व्यापार में साझेदारी का भी काम होता था। जैसे व्यापार में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने पूंजी लगाई, लेकिन कोई एक व्यक्ति उस व्यापार का कार्य देखता है, शेष लोग केवल उसके शेयर धारक हैं, केवल उसमें पूंजी उन्होंने लगा रखी है। तो ऐसे लोग जो निष्क्रिय साझेदार थे उनको मुजरबा कहते थे। निष्क्रिय साझेदारी, एक तो वो होते थे जो पैसा भी लगाते थे और व्यापार में अपना शारीरिक योगदान भी देते थे, और एक दूसरे लोग ऐसे होते थे जो केवल पैसा लगाते थे। जो पैसा लगाते थे वो मुजरबा या निष्क्रिय साझेदार, उनको उनके धन के अनुसार, उनके शेयर के अनुसार उनका हिस्सा दिया जाता था। तो ये बात हो गई कि व्यापार में साझेदारी, व्यापार में साख पत्रों का विकास और ब्याज पर भी लेन देन होता था। तो अर्थव्यवस्था में आपने देख लिया कि किस प्रकार कृषि क्षेत्र और कर व्यवस्था क्या थी और व्यापार किन किन चीज़ों का होता था, व्यापार का विकास कैसे। ओके, शेष आगे हम देखें।